तो चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं जो है फ्रिक्शन। तो इस टॉपिक में हम ये सारी बातें सीखने वाले हैं। तो हमारा पहला सब टॉपिक है फ्रिक्शन बेसिक्स। तो यहाँ पे आप इस फोटो में देख सकते हैं कि एक डॉग एक कार को पुश कर रहा है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से एक्सेलरेशन है फोर्स बाय मास। यहाँ पे मास, यहाँ पे एम है मास ऑफ द कार। तो अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो एक्सेलरेशन होना चाहिए, मतलब मोशन होना चाहिए। लेकिन कार मूव क्यों नहीं कर रही है? इसका मतलब है कोई एक फोर्स है जो इस एफ फोर्स को अपोज कर रहा है, और इसी फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो चलिए हम फ्रिक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में मोशन होना या फिर मोशन होने की टेंडेंसी होने को अपोज करने वाले फोर्स को ही हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक ब्लॉक एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है। मान लीजिए कि एक एजेंट एक फोर्स लगाता है इस पे, जो कि हम एफ से डिनोट कर रहे हैं। और अगर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब कोई एक फोर्स है जो इस एफ को अपोज कर रहा है, और वही हमारा फ्रिक्शन फोर्स है। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं, और इस म्यू को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो चलिए अब अपना सेकंड सब टॉपिक देखते हैं जो है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन दो टाइप्स के होते हैं। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जब लगता है जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मूव नहीं कर रही है, और काइनेटिक फ्रिक्शन जब लगता है जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मूव कर रही है। तो यहाँ पे फिर से फिगर में हम देख सकते हैं कि एक ब्लॉक पे एक एजेंट फोर्स लगा रहा है जिसको हम एफ बोलते हैं, और अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा तो पीछे फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का जिसको हम एफ से बोल रहे हैं। तो अब हम फिगर में देख सकते हैं कि इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है एफ, तो इस पे पीछे फ्रिक्शन लगेगा ब्लॉक मूव करे या फिर ना करे। तो ऑफ कोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में एजेंट का फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा नहीं हो सकता, नहीं तो ब्लॉक मूव कर जाता। काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में एजेंट का फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा होगा, तभी ब्लॉक मूव कर पाएगा। आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि क्या फ्रिक्शन का फोर्स एजेंट के फोर्स से बड़ा नहीं हो सकता? तो इस डाउट का आंसर हम आगे वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। इंपेंडिंग मोशन। तो पहले हम वर्ड इंपेंडिंग का मतलब समझते हैं। इंपेंडिंग का मतलब है जो होने वाला है, जो हो नहीं रहा है लेकिन होने वाला है। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में कि मोशन हो नहीं रहा, लेकिन अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस होता तो मोशन हो जाता। जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, एक पर्सन है इस हैवी से ब्लॉक को मूव कराने की कोशिश कर रहा है। ये एक ब्लॉक मूव नहीं हो रहा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्सेस से मूव नहीं होने दे रहा। लेकिन अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस होती तो ये ब्लॉक मूव कर जाता। तो इसका मतलब है कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस इंपेंडिंग मोशन, मतलब जो मोशन होने वाला है लेकिन हो नहीं रहा उसको अपोज कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमें पता है यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन को अप्लाइड फोर्स के बराबर होना पड़ेगा। यहाँ पे हम स्टैटिक फ्रिक्शन को एफ एस से डिनोट कर रहे हैं। तो एक बार हम फिर से इस पॉइंट को रिपीट कर लेते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन तब एक्ट करता है जब दो बॉडीज में आपस में रिलेटिव मोशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ब्लॉक के ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा है। तो अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक पे एक पुशिंग फोर्स लगाऊं तो फ्रिक्शन फोर्स उसकी उल्टी दिशा में होगा और मोशन पुशिंग फोर्स की डायरेक्शन में होगा। तो हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इनटू नॉर्मल। अगर फ्रिक्शन काइनेटिक नेचर का है तो हम बोल देंगे कि एफ के इज इक्वल टू म्यू के इनटू एन, जहां पे हमें के ये बता रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन है इस केस में। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से हमें पता है कि एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स बाय मास। तो यहाँ पे होगा नेट फोर्स एफ अप्लाइड माइनस एफ के। और हमारे लिए एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि म्यू के म्यू एस से छोटा होता है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया। तो चलिए अब हम अपना अगला सब टॉपिक देखते हैं जो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन को समझने के लिए हम तीन केसेस लेते हैं। तीनों केसेस में सेम मास को एक पर्सन अलग अलग फोर्सेस से पुश कर रहा है। तो पहले केस में अप्लाइड फोर्स 5 है और तीनों केसेस में मास मूव नहीं कर रहा है। तो पहले केस में अप्लाइड फोर्स 5 है तो फ्रिक्शन को भी 5 लगना पड़ेगा। दूसरे केस में अप्लाइड फोर्स अगर 10 है तो फ्रिक्शन को 10 लगना पड़ेगा। और तीसरे केस में अगर अप्लाइड फोर्स 20 है तो फ्रिक्शन को 20 लगना पड़ेगा।
तो क्या फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी? तो इसका आंसर है कि नहीं, फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा नहीं बढ़ती रहेगी। फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू होगी, फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, उसके बाद फ्रिक्शन नहीं बढ़ पाएगा। और अगर हम उस वैल्यू से ज्यादा फोर्स लगा देते हैं तो फिर बॉडी मूव करने लगेगी और उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा। तो चलिए हम एक ग्राफ देखते हैं अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शनल फोर्स का और समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रिक्शन कैसे वेरी करता है। तो हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ता जाता है फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाता है। अप्लाइड फोर्स की एक वैल्यू के बाद फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट हो जाता है और फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगता है। तो आप यहाँ पे इस ग्राफ में देख रहे होंगे कि आपको एक पीक दिख रहा है। तो ये पीक क्यों दिख रहा है? तो हमें पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को मूव करना मुश्किल होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर एक बार मोशन में आ गया तो हम अपने फोर्स को थोड़ा कम भी कर दें तब भी हम ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। तो यहाँ पे से हमने एक बात समझी कि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, मतलब जितनी जरूरत होती है उतना लग जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स हर उस केस में अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा जब तक कि अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से छोटा है। तो मैथमेटिकली मैं बोल सकता हूं कि अगर F लेस देन और इक्वल टू म्यू एस है तो फ्रिक्शन फोर्स को अप्लाइड फोर्स के बराबर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम कैपेसिटी से कम है, तो अप्लाइड फोर्स ब्लॉक को मूव नहीं करा पाएगा और फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर लग जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स की एक और प्रॉपर्टी है कि ये कॉन्टेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, हमारे पास सेम मास है जो कि अलग अलग तरीके से रखा हुआ है। इसका मतलब इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस के साथ अलग अलग है। तो हमें अपने पिछले पार्ट के नॉलेज से पता है कि तीनों केस में नॉर्मल फोर्स सेम होगा, क्योंकि नॉर्मल तो वेट के बराबर होगा, और तीनों केसेस में इंटरफेस सेम है। तो अगर इंटरफेस सेम है इसका मतलब म्यू सेम है। तो क्योंकि मेरे को पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू नॉर्मल होता है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स तीनों केस में सेम होगा। तो हम एक और डिफरेंट टाइप के फ्रिक्शन की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन होता है जो किसी भी रोलिंग बॉडी के मोशन को अपोज करता है और फाइनली उस रोलिंग बॉडी को रोक देता है। तो हम यहाँ पर इस फिगर में देख रहे हैं कि हम अगर इस व्हील को पुश करें तो ये व्हील रोल करता है और पीछे की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वही हमारा रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। तो चलिए अब हम एक कॉन्सेप्ट टेस्ट देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि हम एक कैरम बोर्ड पे पाउडर क्यों स्प्रिंकल करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट लें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, फ्रिक्शन कम करने के लिए हम पाउडर को कैरम बोर्ड पे डालते हैं तो कैरम बोर्ड काफ़ी स्मूथ हो जाता है और कॉइन्स काफ़ी आसानी से मूव करते हैं। चलिए अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि एक 1 kg का ऑब्जेक्ट एक इंक्लाइन प्लेन पे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। प्लेन का इंक्लिनेशन हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप 3 मिनट लें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम गिवन सिचुएशन का फिगर बनाएंगे और क्योंकि हम ब्लॉक के मोशन में इंटरेस्टेड हैं तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। मुझे पता W इज इक्वल टू mg होता है, m और g की वैल्यू डालने पे मुझे W मिलेगा और फिर मैं वेट के x और y कंपोनेंट्स करूँगा। यहाँ पे मैं अलॉन्ग द इंक्लाइन की डायरेक्शन को x बोलता हूँ और प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को y बोलता हूँ। और मुझे पता है कि प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्लॉक का कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो फोर्सेस बैलेंस करने पे मुझे नॉर्मल की वैल्यू मिलेगी। और अगर मैं न्यूटन का सेकेंड लॉ अलॉन्ग द इंक्लाइन लगाऊं तो मुझे पता है अलॉन्ग द इंक्लाइन वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, मतलब अलॉन्ग द इंक्लाइन कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि WX को FK के बराबर होना पड़ेगा। मुझे WX पता है, नॉर्मल पता है, वैल्यूज डालने पे म्यू के मिल जाएगा। तो आइए अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं जो है सर्कुलर मोशन। तो इस टॉपिक में हम ये सारी बातें सीखने वाले हैं। तो चलिए अपना पहला सब टॉपिक देखते हैं जो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन समझते हैं हम पहले। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाता है। तो जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक पर्सन एक स्टोन को रोप से बांध के सर्कल में घुमा रहा है। तो रोप के अंदर का टेंशन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे रोप का टेंशन
स्टोन की हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज करता जा रहा है और उसको कर्व करता जा रहा है ताकि वो एक सर्कल कंप्लीट कर ले। तो हमें पता है एफ नेट जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है। तो मैं एक्सेलरेशन को एसी लिखता हूँ, एसी वेयर, जहाँ पे एसी मेरा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एसी का फॉर्मूला हम याद रखेंगे जो होता है वी स्क्वायर बाय आर। तो एसी की वैल्यू डाल के मुझे एफ नेट मिलता है एम वी स्क्वायर बाय आर। इसका मतलब है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम याद रखेंगे। और हम एक और बात याद रखेंगे कि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ही वो फोर्स है जो पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज करता है और पार्टिकल को लगातार कर्व करके सर्कुलर मोशन में घुमाता है। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो पार्टिकल डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा। तो आइए अब हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो हमें फ्यूचर के कॉन्सेप्ट को सीखने में मदद करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दो तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमारा क्या मतलब है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमारा मतलब है कि किस फ्रेम में बैठ के हम किसी भी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। तो दो तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आइए हम इनके मतलब समझते हैं। तो सारे के सारे नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं और सारे के सारे एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जहाँ पे कि न्यूटन के लॉ वैलिड होते हैं, जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉ होल्ड नहीं करते। तो इनर्शियल फ्रेम का एक एग्जांपल है एक कार जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब ये कार एक नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक एग्जांपल है एक कार जो कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से जा रही है। तो क्योंकि ये कार एक्सेलरेटेड है इसलिए एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, सूडो फोर्स। तो अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के किसी भी बॉडी के मोशन को एनालाइज करें तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमें उस बॉडी पे एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा, तभी वो सिचुएशन एक्सप्लेन हो पाएगी। बिना सूडो फोर्स के लगाए वो सिचुएशन एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे फिर से हम तो यहाँ पे हम फिर से एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल देखते हैं। एक कार है जिसमें ड्राइवर बैठा है, कार एक्सेलरेट कर रही है। तो क्योंकि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो ड्राइवर पे एक सूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। तो यहाँ पे सूडो फोर्स क्यों लगा? क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और हम एक और बात का ध्यान देंगे, सूडो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा एक्सेलरेशन के उल्टे डायरेक्शन में होता है। तो सर्कुलर मोशन के केस में सूडो फोर्स का नाम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। और जैसा कि हमें पता है कि सूडो फोर्स एक्सेलरेशन के विपरीत दिशा में लगता है, इसीलिए सूडो फोर्स सेंटर से अवे एक्ट करता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन सेंटर के टुवर्ड्स होता है। तो यहाँ पर हम इस फिगर में देख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ है, इसीलिए सूडो फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ है। चलिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो यहाँ पे आप ये बड़ा सा झूला देख पा रहे हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कोई भी रस्सी वर्टिकल नहीं है, सारी की सारी रस्सियां इंक्लाइंड है। तो ये इंक्लाइंड क्यों है? क्योंकि इन पे सूडो फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, जिसने हर एक चेयर को थोड़ा सा बाहर की तरफ पुश करके रखा हुआ है। तो आइए हम एक कॉन्सेप्ट टेस्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि कौन सा फोर्स अर्थ को सन के अराउंड घूमने में मदद करता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप 1 मिनट लें और इस क्वेश्चन का आंसर खुद से करने की कोशिश करें। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर पाती है। तो आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्थ का मोशन एक परफेक्ट सर्कुलर मोशन नहीं होता है, इसलिए हम फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बोलेंगे, लेकिन उसी की तरह कुछ फोर्स है ये। तो चलिए हम अपना अगला सब टॉपिक देखते हैं
जो है टर्निंग ऑफ अ व्हीकल ऑन अ लेवल रोड। तो हमारे पास यहाँ पे एक सवाल है कि अगर एक कार सर्कल में घूम रही है तो कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा? तो इसका आंसर है कि रोड और टायर के बीच का स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और आप खुद भी सोच सकते हो कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा रोड पे तो कार को टर्न कराना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट कार को टर्न कराना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए अगर कार टर्न हो पा रही है, सर्कल में घूम पा रही है, तो वो फ्रिक्शन की वजह से हो पा रहा है। तो यहाँ पे हम इस फिगर में फोर्सेस कैसे लग रहे हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स द्वारा प्रोवाइड करा जा रहा है, जो कि लेफ्ट की तरफ है, और नॉर्मल और एमजी हमेशा की तरफ ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में लग रहे हैं। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें पता है कि वी स्क्वायर बाय आर होता है। तो हम यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक व्हीकल एक रोड पे सर्कुलर पाथ में घूमता है तो क्या कंडीशन होती है कि व्हीकल स्लिप ना हो। तो हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर है, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम फ्रिक्शन फोर्स कर रहा है। तो अगर मैं वो सिचुएशन देखूं जिसमें कार तेज से तेज चलना चाहे, तो अगर मैं लिमिटिंग सिचुएशन की बात करूं, लिमिटिंग सिचुएशन मतलब ऐसी सिचुएशन जिसके बियॉन्ड कार स्लिप कर जाएगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे लग रहा होगा। और मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू क्योंकि होती है म्यू इनटू नॉर्मल, तो फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू एम जी। तो क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ही हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, तो हम दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करने पे हमें वेलोसिटी मिलेगी अंडर रूट म्यू आर जी। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी ऐसी वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ज़्यादा पे अगर कार चलने की कोशिश करती है तो कार स्लिप हो जाएगी। और कैसे स्लिप होगी? तो आप सब सोच सकते हैं कि कार सर्कल के बाहर सर्कल तो आप सब सोच सकते हैं कि कार सर्कल से बाहर की ओर स्लिप हो जाएगी। चलिए हम एक और कॉन्सेप्ट टेस्ट देखते हैं। तो हमारे पास सवाल है कि एक साइकिलिस्ट है जो कि 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक लेवल रोड पे चल रहा है, और वो एक शार्प टर्न लेता है 3 मीटर रेडियस का। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द तो अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज 0.1, तो आपको बताना है कि साइक्लिस्ट स्लिप होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप 2 मिनट लें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें पता है कि वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो ये होगा 5 मीटर पर सेकंड। रेडियस और म्यूएस की वैल्यू मुझे दी हुई है। तो मुझे पता है कि अगर साइक्लिस्ट को स्लिप नहीं होना तो उसकी वेलोसिटी अंडर रूट म्यू आर जी से कम होनी चाहिए थी, जैसा कि हमने अभी डेराइव करा था। तो वैल्यूज डालने पे इनइक्वालिटी हमें बताती है कि वेलोसिटी 1.7 मीटर पर सेकंड से कम या बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि साइक्लिस्ट स्लिप हो जाएगा क्योंकि वो इससे काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो चलिए हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, जो है टर्निंग ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। तो आपने अगर कभी ध्यान दिया हो, हाईवेज पे कई जगह पे रोड्स फ्लैट ना होके थोड़े इंक्लाइंड होते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि रोड्स इंक्लाइंड क्यों होते हैं? तो बेसिकली रोड्स के इंक्लाइंड होने का एक पर्पस है। उस पर्पस को हम आगे समझेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन 3 केसेस बनते हैं। तो पहला केस है व्हेन फ्रिक्शन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो पहला केस है जब फ्रिक्शन सेंटर की तरफ एक्ट करे, मतलब नीचे की तरफ एक्ट करे। दूसरा केस जब फ्रिक्शन जीरो है। और तीसरा केस है जब फ्रिक्शन फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट करे। ये तीनों केसेस हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे जब हम फिगर देखेंगे। तो आइए हम फिगर देखते हैं। तो समझ लीजिए कि ये बैंक रोड है जिस पे एक कार ट्रैवल कर रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कार बहुत स्लो चलती है तो क्या होगा? तो अगर कार बहुत स्लो चलती है तो कार नीचे की ओर स्लिप होने लगेगी और फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एक्ट करने लगेगा। और अगर कार बहुत बहुत तेज चलती है तो कार बाहर की तरफ स्लिप होगी और फ्रिक्शन नीचे की तरफ एक्ट करेगा। और एक और केस आएगा जिस केस में फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो हम आगे चल के इन तीनों केसेस की मैथमेटिक्स काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना पहला केस देखते हैं जब फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। इसका मतलब है कि कार काफ़ी तेज़ी से चलने की कोशिश कर रही है, कार की बाहर जाने की टेंडेंसी है और फ्रिक्शन फोर्स नीचे लग रहा है। तो ये सारे फोर्सेज हैं नॉर्मल जैसा कि हमेशा होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। फ्रिक्शन फोर्स नीचे, फ्रिक्शन के हमने दो कंपोनेंट करे हैं,
एक एफ कॉस थीटा है, एक एफ साइन थीटा है। सिमिलरली नॉर्मल के हमने दो कंपोनेंट करे हैं, एक एन कॉस थीटा है, एक एन साइन थीटा है। तो यहाँ पे हम एक बात का ध्यान देंगे कि कार का जो प्लेन ऑफ सर्कल है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मतलब कार हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कार के सर्कुलर मोशन का प्लेन इंक्लाइन भी हो सकता है, नहीं, कार के सर्कुलर मोशन का प्लेन एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो अगर कार हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रही है, इसका मतलब है कि कार पे लगने वाले फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस हैं, और कार पे लगने वाले जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं वही कार को सर्कल में घुमा रहे हैं। तो क्योंकि कार का प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसलिए कार के वर्टिकल में फोर्सेस बैलेंस होंगे। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल में सेंट्रीपिटल की इक्वेशन लिखूं तो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो वो होगा एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। तो अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल के फोर्सेस देखूं तो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है, और यही फोर्स होगा एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करूं तो मेरे को वी मैक्स मिल जाता है, जो कि आप देख पा रहे हो। तो ये एक ऐसी वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ज़्यादा पे अगर कार चलती है तो कार की टेंडेंसी होगी स्लाइड करने की, इनफैक्ट कार स्लाइड कर जाएगी। तो ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ज़्यादा पे अगर कार चलती है तो कार बाहर की ओर स्लाइड कर जाएगी। तो चलिए अब हम एक कॉन्सेप्ट टेस्ट देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर हम एक कर्व जिसका रेडियस 50 मीटर है उसको नेगोशिएट करना चाहते हैं, और बैंकिंग एंगल अगर 15 डिग्री दे रखा है, और हमें यहाँ पे ये भी दे रखा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड पेवमेंट इज 0.5। तो हमें फाइंड करना है ऐसी कौन सी मैक्सिमम स्पीड है जिस पे कि हम सेफली टर्न कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को 3 मिनट के लिए पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो जैसा कि अभी हमने रिजल्ट डेराइव करा, वी मैक्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमने अभी देखा, और अगर सारी वैल्यूज डालें तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा वी मैक्स इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकेंड। तो एक फेयरली इजी क्वेश्चन है जो कि सिर्फ फार्मूला बेस्ड है। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो आपको सीधे तौर पे उत्तर मिल जाएगा। चलिए अपना दूसरा केस देखते हैं जहाँ पे कि कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फ्रिक्शन एक्ट ना करे। तो इसका आंसर है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि बिना फ्रिक्शन के एक्ट करे भी कार सर्कल में घूम जाए। ऐसा क्यों हो पा रहा है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट एफ एन साइन थीटा है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो अगर एफ एन साइन थीटा की मदद से ही हम सर्कल में घुमाएं कार को तो हमें फ्रिक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस केस में बिना फ्रिक्शन के भी कार चल सकती है, और बाकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन सेम तरीके से बनेगी। बस एक ही डिफरेंस होगा कि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा। तो हमारा ये रिजल्ट मिलेगा हमें। तो ये रिजल्ट आप याद रखेंगे। चलिए अब हम एक और कॉन्सेप्ट टेस्ट देखते हैं। तो हमारे पास फिर से एक सवाल है कि हमें एक कर्व जिसका रेडियस 50 मीटर है और बैंकिंग एंगल 15 डिग्री है, उस पर सेफली टर्न करना है। तो ऐसी कौन सी क्रिटिकल स्पीड होगी? क्रिटिकल स्पीड को ब्रैकेट में एक्सप्लेन करा हुआ है कि ये वो स्पीड है जिस पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता कार के टायर्स और सरफेस के बीच में। तो मैं चाहता हूँ कि आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये रिजल्ट मुझे याद रखना है। मुझे सारी वैल्यूज दी हुई हैं, वैल्यूज डालने पे मुझे आंसर मिल जाएगा। अब इसके बाद हमारा तीसरा केस देखते हैं हम, जहाँ पे कि फ्रिक्शन बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब कार बहुत ही स्लो चल रही होगी। तो अगर कार बहुत ही स्लो चल रही होगी तो कार की नीचे स्लाइड होने की टेंडेंसी होगी और फ्रिक्शन बाहर की तरफ लगेगा। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के इक्वेशन सेम तरीके से बनेंगे, बस एक ही परिवर्तन होगा कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन उल्टा होगा। तो हमें रिजल्ट वी मिन का रिजल्ट मिलेगा हमें, जो कि आप देख पा रहे हो। ये रिजल्ट भी हम याद रखने की कोशिश करेंगे।